नमस्कार। हम लोग कोविड के सेकेंड वेव में हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, रेमडेसिविर नाम की दवाई ब्लैक मार्केट में बेची जा रही है और इन सब के बीच में हमारी वैक्सीनेशन बहुत स्पीड से नहीं चल रही और डेली आने वाले केसेस हर रोज बढ़ जाते हैं। अभी 3.25 लाख केसेस एक दिन में आ रहे हैं। तो आइए ऐसे में 3 सवालों के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला, हमसे गलती कहां पर हुई। दूसरा, हमारे वैक्सीनेशन प्रोसेस की क्या डिटेल्स हैं। तीसरा, ये सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कितनी अलग है। सो हाउ डिड वी गो रॉन्ग। 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, कॉम्प्लिसेंट जनता। फर्स्ट वेव आपको याद है बहुत खतरनाक लगती थी, लॉकडाउन लग गए थे, दिन में 1000 केसेस आते थे तो हम डर जाते थे। सेकेंड वेव का ग्राफ देखिए, फर्स्ट वेव उसके सामने बौनी लगती है और फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में ये जो गैप है, ये गैप तकरीबन नवंबर दिसंबर के आसपास से लेकर जनवरी फरवरी तक चला और इस गैप के बीच में जनता बड़ी कॉम्प्लिसेंट हो गई। लोगों ने मास्क हटाकर फेंक दिए, लोगों ने तरह तरह की थ्योरियाँ बनाई कि भाई इंडियंस की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है इसलिए कोरोना वायरस यहाँ पे नहीं हुआ, कोरोना वायरस तो यहाँ की भीड़ में दबकर मर गया। ऐसे तमाम सारे जोक्स चलते थे, लोगों ने मास्क पहनने छोड़ दिए और इसी कॉम्प्लिसेंसी की वजह से ये सेकंड वेव इतनी तेजी से बढ़कर आई। पॉइंट 2, इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन। फर्स्ट वेव जब आई थी एक दिन में 1000-2000 केसेस आते थे तो हमारे पॉलिटिशियन इतने ज्यादा लोगों को एड्रेस करते थे। पीएम 8 बजे रात को टीवी पर आते थे, हमने तालियां थालियां बजाने के लिए भी कहा जाता था। लेकिन जब फर्स्ट वेव थोड़ी सी कम हुई तो पॉलिटिशियंस अपने अपने काम में बिजी हो गए और उनको चुनावी रैलियां ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी पब्लिक हेल्थ से। और अगर अभी भी आप देखेंगे तो पॉलिटिशियंस का ध्यान चुनावी रैलियों पर ज्यादा है, देश में कोरोना की सिचुएशन पर कम है। थर्ड, हाफ प्रिपरेशन। पूरी दुनिया में जब हम देख रहे थे कि फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आई थी तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। जब हमारे देश में फर्स्ट वेव आई थी तब हमारे यहाँ पीपीई किट से लेकर टेस्टिंग की बहुत ज्यादा कमी थी, मगर हमने उसमें टर्न अराउंड बहुत अच्छा दिखाया। 1-2 महीने में भारत पीपीई किट से कमी से जूझने वाले देशों से निकलकर उसके प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में टॉप पर पहुंच चुका था और हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने देखा हमारे यहाँ वैक्सीन भी बन रही है, बट सेकेंड वेव के लिए हम तैयारी करने में चूक गए। हमने देखा कि दुनिया भर में सेकेंड वेव इतनी तबाही मचा रही है, मगर हमने अपने हॉस्पिटल्स को और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को उतना मजबूत नहीं बनाया कि सेकेंड वेव के लिए वो तैयार रहता। चौथा और आखिरी पॉइंट है सरप्राइज सेकेंड वेव। देखिए, सेकेंड वेव आने वाली है ये तो सबको पता था, बट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे। यूएस का था, यूरोपियन कंट्रीज का था, बट भारत में सेकेंड वेव कितनी बड़ी होगी और कब हिट करेगी ये अंदाजा किसी को नहीं था। सब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज लगा ली थी कि शायद भारत में सेकेंड वेव आए भी ना, और इसी गलती की वजह से सेकेंड वेव ने हमें सरप्राइज दिया और वो सरप्राइज अब हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वैक्सीनेशन सिस्टम। देखो, वैक्सीनेशन जब इंडिया में शुरू हुआ तो हमने कहा वैक्सीनेशन में तो हम वैसे भी धुरंधर हैं। से 2/3 जो पूरी दुनिया के बच्चे हैं उनमें जो वैक्सीन लगती है वो सीरम इंस्टीट्यूट में बनती है और ये एक फैक्ट है। तो ये देखकर लगता था कि वैक्सीनेशन में तो हम डेफिनेटली कोई गलती नहीं कर सकते। बट हमारे वैक्सीनेशन का जो गोल है, जो शुरुआत से रखा गया, वो था 250 मिलियन लोग जुलाई तक। 250 मिलियन क्यों? क्योंकि उन्होंने 45+ वाले लोगों को भी वैक्सीनेट करना शुरू करा है और यही तकरीबन 250 मिलियन आबादी है, जो कि 20 से 25% होता है। बट अगर आपको सक्सेसफुल वैक्सीनेशन करना है तो 70% ऑफ कंट्री को वैक्सीनेट करना पड़ेगा और वो इधर वाला जो मेजर पोर्शन है अभी उसको कवर नहीं किया गया है। अभी रिसेंटली कल ही 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला गया है, मगर यहां पर वैक्सीनेशन के साथ 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज। प्रोडक्शन के मामले में अगर बात करें तो कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट में बनती है और सबसे ज्यादा भारतीयों को वही लगाई जा रही है, उसके प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल आता है वो यूएस रोक रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाला ने इस पर ट्वीट कर भी लिखा है कि अगर ये नहीं आ पाएगा तो हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, और यहाँ भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हम और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत यूएस के साथ डायरेक्टली हाई लेवल बातचीत करके इस रॉ मटेरियल की सप्लाई को खोलने में अभी तक सफल नहीं रहा है। इसके अलावा बात करें कोवैक्सीन की, जो कि भारत बायोटेक में बनती है, वो बहुत कम लोगों को लग रही है देश में और उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम है और इस प्रोडक्शन को कहते हैं हम 10 गुना बढ़ा लेंगे अगले 1-2 महीने में। बट ये कैसे बढ़ाएंगे और इस 10 गुने इंक्रीज से भी हम कितने लोगों को कवर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर एक इंसान को 2 डोजेस लगनी है। इसके अलावा जो फॉरेन से भी हम वैक्सीन मंगा रहे हैं, रशिया की स्पुतनिक वी, वो भी इतनी बड़े अमाउंट में नहीं आ पाएगी भारत में कि जो 18 से ज्यादा वाले सारे लोगों को कवर कर सके। तो अगले 3-4 महीनों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। भारत ने भी जो वैक्सीनेशन 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए खोला है उसमें एक कॉम्प्लिकेशन है। कहा गया है कि स्टेट्स अपने आप प्रोक्योर कर सकते हैं और 50% जो मार्केट में वैक्सीनेशन होगा वो स्टेट्स प्रोक्योर कर सकते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन करा गया है। बट जब तक आप अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल को फ्री नहीं कराएंगे और इतने बड़े लेवल पर सप्लाई नहीं खुल पाएगी वैक्सीन की, तब तक प्रोक्योरमेंट खोलने का फायदा क्या, क्योंकि मार्केट में वैक्सीन की कमी पैदा होने के बड़े आसार हैं।
दूसरा पीस है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए, वैक्सीन को स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना हर समय उसे ठंडे तापमान में रखने की ज़रूरत होती है। जैसे ही वो गर्म तापमान में निकल कर आई, वैक्सीन खराब हो जाती है। हमने वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू करा था और उस समय हमने अपने जो फूड सप्लाई वाले लोग हैं उनसे मदद मांगी थी कि भाई आप कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए ताकि हम वैक्सीन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जा सकें और उसे स्टोर कर सकें ताकि लोगों में वैक्सीन लगाई जा सके। अब गर्मी का समय आ रहा है और अब कब तक हम लोग फूड की जो सप्लाई चेन है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। देखिए, हमारे देश में हेल्थ केयर की जो सप्लाई चेन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को कंडक्ट कर सके विद स्टोरेज और जो डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड है ठंडे टेम्परेचर की उसके साथ। आप कितनी भी वैक्सीनेशन की लिमिट को इंक्रीज कर दें, मगर जब तक आप ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप वैक्सीनेशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते। और ऑल्सो जब मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं तो ये प्रिपरेशन लास्ट ईयर होनी चाहिए थी। वैक्सीन का प्रोडक्शन, वैक्सीन का स्टोरेज, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों प्रॉब्लम्स हमें क्लियरली पता थी। तो हमें इनके लिए ऐसे स्टेप उठाने चाहिए थे जो प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव ना हो। अभी जो स्टेप हम उठाएंगे वो रिएक्टिव होंगे। जब सीरम इंस्टीट्यूट कहता है हमारे पास रॉ मटेरियल कम हो रहे हैं, तब हम जाकर शायद यूएस से बात करेंगे कि भाई रॉ मटेरियल हमें दे दो। हमने पहले प्रोक्योरमेंट करके और पहले ये क्लियरेंसेस लेकर चीज़ें नहीं रखी ताकि प्रोडक्शन स्मूथली रहे। जब हम देख रहे हैं कि स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो शायद अब हम उसके लिए बड़े सोल्यूशन यूज़ करें, बट हमने प्रोएक्टिवली उनके सोल्यूशंस को पहले नहीं अपनाया। और यहाँ पर मुझे शिकायत है अपने देश की सरकारों से, जिन्हें ये काम समय रहते कर लेना चाहिए था। वैक्सीनेशन पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर देश की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट होती है तो कोविड की सेकेंड वेव का भी असर अगले कुछ महीनों में कम होने लगेगा। और उसी से हम बात आते हैं तीसरे पॉइंट पर, हाउ इज़ द सेकेंड वेव डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। अब ग्राफ देखो, जो पॉजिटिविटी रेट है सेकेंड वेव में वो बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है जितने लोगों की टेस्टिंग हुई वर्सेस उसमें कितने पॉजिटिव निकले। दूसरा कि सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में। ये तो सिंपल ग्राफ देखकर पता चलता है। और इसीलिए जो मौतों का आंकड़ा है वो भी फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में कहीं ज़्यादा है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे नेता लोग रैलियों में बिजी हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं और आपको अपना ध्यान ज़्यादातर करके खुद ही रखना है। कोशिश करें कि आपको कोविड ना हो। अगर हो जाए तो कोशिश करें कि जो रिसोर्सेज हैं वो आप पहले से इकट्ठा करके रखें कि कहाँ से आप ऑक्सीजन लाएंगे, कहाँ पर आप हॉस्पिटलाइज होंगे, इसकी तैयारी आप खुद करके रखें। और जैसे ही आपसे हो सके वैसे ही आप वैक्सीन अपनी लगवा लें ताकि आप कोविड से कुछ हद तक सेफ हो सकें। बाकी स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, बाहर मत निकलें, मास्क पहने, जो बेसिक चीज़ें आपको पता हैं। और इस वीडियो को अगर हो सके तो और लोगों तक शेयर करें, शायद उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो अच्छा रहे। चलिए, आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।